मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे यह नहीं पता था। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया और अपने बैच के पीछे की ओर देखा। उसके बैच का स्कोर 90 अंक था, जबकि उसके बैच का स्कोर 90 अंक था। उसके बैच पर तो बिल्कुल ही अलग कहानी दिख रही थी। 46 अंक, वह भी 30 बोनस अंक जोड़ने के बाद जो आपको 2 स्टार गोल्ड भागीदारी बैच के कारण प्राप्त हुए थे। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, जिन 10 जानवरों का मैंने सामना किया, उनकी साधना मेरी साधना से एक स्तर ऊपर थी। वे बहुत शक्तिशाली थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, राजकुमारी यू ने कहा और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर थी। इसकी चिंता मत करो, तुमने अच्छा किया, तुम पहले से ही शीर्ष 400 में हो, शीर्ष 500 की कट ऑफ से बहुत ऊपर। आरव मुस्कुराया और उसने उसके सिर पर थपथपाया। ये सब उन 30 अतिरिक्त अंकों के कारण है, अन्यथा मेरे पास केवल 16 अंक होते, नताशा ने आरव को जवाब दिया। वे अतिरिक्त अंक नहीं थे, वे तुम्हारे इतने खास होने के लिए पुरस्कार थे, आरव ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब वे बातचीत कर रहे थे तो वास्तविकता से अनभिज्ञ लोग उसके अंकों के बारे में अनुमान लगाते रहे। ये 200 से अधिक होगा। वह ग्रेड 6 की प्रतिभा है, आखिरकार उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत होगी। मुझे यकीन नहीं है, वो मुझे काफी कमजोर लगती है, फिर भी उसकी प्रतिभा को देखते हुए मैं कहूंगा कि उसे लगभग 150 अंक मिले हैं। लोग अपनी धारणाएं व्यक्त करते रहे, जबकि वे अन्य 2 के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। नताशा ने उनकी सारी धारणाएं सुन ली। जितना ज्यादा वो सुनती, उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जाती। भ्रम में वापस, दक्ष ने छठे चरण के पृथ्वी क्षेत्र के शैतान शिकारी जानवर को मार दिया था। वह थका हुआ लग रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। मेरी क्यूई लगभग समाप्त हो गई है, इन भ्रमों में आराम करने का समय क्यों नहीं है? दक्ष ने अपने सामने 10 छठे चरण के पृथ्वी क्षेत्र शैतान शिकारी जानवरों को देखते हुए बड़बड़ाया। ठीक है, अगर समय नहीं है तो मैं खुद ही समय निकाल लूंगा, दक्ष ने कहा और उसकी नजर गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों पर धुंध छा गई हो जो पहले हल्की सुनहरी लग रही थी। पूरा स्थान एक क्षण के लिए टिमटिमा उठा, मानो भ्रम किसी परेशानी से गुजर रहा हो। 10 शैतान शिकारी जानवर वहीं रुक गए जहां वे खड़े थे। वे न तो आगे बढ़े और न ही पीछे। थोड़ी देर रुको, हम कुछ देर बाद खेल सकते हैं, दक्ष ने जमीन पर बैठते हुए कहा। इस समय उसका भ्रम पर पूरा नियंत्रण था। यद्यपि जीवित प्राणियों पर भ्रम का प्रयोग करने के मामले में उनकी कुछ सीमाएं थी, परंतु वास्तविकता में जब बात स्वयं भ्रम में रहने की आए तो मामला पूरी तरह से अलग था। वह भ्रम के नियम को समझता था, इसलिए वह भ्रम को अपनी इच्छानुसार बदल सकता था। भ्रम केवल उस पर काम करते थे क्योंकि वह चाहता था। जिस क्षण से वह गठन में प्रवेश करता है, गठन ने भ्रम पर नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया। दक्ष ने साधना शुरू करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। वह जल्द से जल्द अपनी क्यूई को इकट्ठा करना चाहता था क्योंकि युद्ध की उसकी इच्छा उस पर हावी हो रही थी। दक्ष ने अपनी आंखें खोलने से पहले 1 घंटे से ज्यादा समय तक इस भ्रम में रहने का प्रयास किया। खड़े होने से पहले उसने अपनी बाहें फैलाई। इंतजार करने के लिए शुक्रिया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी आंखों में धुंधली रोशनी चमक उठे। भ्रम वापस सामान्य हो गया क्योंकि डेविल हंटर जानवर एक बार फिर से चलने लगे। वे लॉन्ग चेन की ओर ऐसे कूद पड़े जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार की ओर कूदते हैं। लॉन्ग चेन अपनी स्थिति से टेलीपोर्ट हो गया और शैतान शिकारी जानवरों में से एक के ऊपर दिखाई दिया। उसने अपने राजा की तलवार नीचे की ओर मारी जो शैतान शिकारी जानवर की खोपड़ी में घुस गई। शैतान शिकारी जानवर बिना आवाज किए ही जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। वह लगातार टेलीपोर्ट होता रहा और शैतान शिकारी जानवरों के पास दिखाई दिया तथा दुनिया के सबसे अच्छे हत्यारे की तरह उनका शिकार किया। शैतान शिकारी जानवरों के पास मजबूत बचाव था, लेकिन राजा की तलवार के सामने उनका बचाव काम नहीं आया। अपनी संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए दक्ष ने विशेष रूप से उनकी कमजोरियों पर हमला किया। ओरान के साथ अनुबंध स्थापित करने के बाद उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो गया था।
इस प्रकार वह डेविल हंटर जानवरों की ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता था। फॉर्मेशन ट्रायल हॉल में वापस आकर राजकुमारी यू को फॉर्मेशन से बाहर निकले हुए 4 घंटे हो चुके थे। दक्ष और प्रिंस लू को संरचनाओं में प्रवेश किए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। उन्होंने पहले ही ब्रह्म संरचना के अंदर बिताए सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो पहले जुवान साम्राज्य के एक साधक के नाम था। पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 3 घंटे और 16 मिनट का था। हॉल में मौजूद अधिकांश लोग बैठ गए थे और वे दूसरे व्यक्ति के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तो प्रतीक्षा करते करते थककर सो चुके थे, जबकि अन्य अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि दूसरा व्यक्ति कौन बाहर आएगा। हालांकि नकाबपोश लड़के में बेहतर प्रतिभा है, फिर भी वो बहुत छोटा है, उसके पास अच्छा युद्ध कौशल नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वह जुवान साम्राज्य से नहीं है, अन्यथा वह अपना चेहरा नहीं छिपा रहा होता। कोई संभावना नहीं है कि उसके पास कोई अच्छा युद्ध कौशल हो। साधकों में से एक ने अपने दोस्त से कहा। वह 5वीं कक्षा का प्रतिभाशाली था। उसने अपने माथे पर एक काला हेडबैंड पहना था और उसके बाल काफी छोटे थे। आप इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मास्टर लू हारने वाले हैं। बीच में एक और व्यक्ति ने टिप्पणी की। कौन है? वो व्यक्ति पीछे मुड़कर उस दिशा में देखने लगा जिधर से वह आवाज आई थी, लेकिन वो चौंक गया और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जिस व्यक्ति ने अभी कहा था कि प्रिंस लू हार जाएगा, वो 24-25 साल का व्यक्ति था। वो व्यक्ति था जो वर्तमान में इल्यूजन ट्रायल में नंबर 1 स्थान रखता है। वो 5वीं कक्षा का प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके स्कोर के आधार पर उसकी युद्ध क्षमता पहले से ही सभी को स्पष्ट थी। उसका अपना स्कोर 180 था। इसके अलावा उसकी साधना भी कम नहीं थी। वो 4थे चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक था। मास्टर डुआन ऐसा क्यों सोचते हैं? हेडबैंड वाले लड़के ने यथासंभव सम्मानपूर्वक उस आदमी से पूछा। आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब एल्डर जिनलियांग ने गार्ड से उस लड़के को ले जाने के लिए कहा, तो जिस तरह से लड़के ने गार्ड का सामना किया, वह बहुत डरावना था। मैं उस नजर का लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वह जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की परवाह किए बिना गार्ड को मारने के लिए तैयार था। वो लड़का, उसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। मास्टर डुआन ने एक ऐसे लहजे में कहा जो सुझाव की तरह कम और चेतावनी की तरह ज्यादा लग रहा था, इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही दूसरा व्यक्ति समूह से बाहर आया, दूसरा दरवाजा खुल गया। बाहर निकलने वाला दूसरा व्यक्ति वह था जिसने अपनी अपार प्रतिभा से सभी को चौंका दिया था। यह एक नकाबपोश लड़का था जो खुद को दक्ष शेन कहता था। क्या बाकी लोग भी बाहर आ गए हैं? उसने बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा। नहीं, राजकुमार लू अभी भी अंदर है, बुजुर्ग ने जल्दी से जवाब दिया। ओह, दक्ष ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया और एक कोने की ओर चला गया और बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर निकलने के बाद उसने एक बार भी अपने स्कोर को नहीं देखा। दूसरे चरण के प्रभारी एल्डर ने 50 फॉर्मेशन ट्रायल रूम से अलग एक कमरा खोला। आमतौर पर वो उन तीनों के बाहर आने तक इंतजार करता, लेकिन वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। जब से दक्ष बाहर आया, वो अपना स्कोर देखना चाहता था। कमरे के अंदर दीवार पर लोगों के नाम लिखे हुए थे, जो उन्हें फॉर्मेशन इल्यूजन ट्रायल में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर लिखे गए थे। पहला नाम डुआन है। 6ठी कक्षा की उस लड़की और उस नकाबपोश लड़के के बारे में क्या? उसने पहला नाम देखते हुए बड़बड़ाया। उसने पूरी सूची पढ़ना शुरू किया और उनके नाम खोजने की कोशिश की। बहुत प्रयास के बाद उसे वह नाम मिल गया जिसे वह खोजने की कोशिश कर रहा था। 325वीं रैंक पाने वाली महिला राजकुमारी नताशा थी, केवल 46 अंक। लगता है उसकी युद्ध शक्तियां वास्तव में कमजोर थीं। लेकिन वह लड़का कहाँ है? क्या वो उससे भी कमजोर है? एल्डर ने नामों की सूची में आगे बढ़ते हुए कहा। उसने कुछ ही मिनटों में सभी नाम पढ़ लिए, लेकिन दक्ष शेन का नाम नहीं मिला। 2 नाम गायब है, राजकुमार लू और दक्ष शेन। राजकुमार लू अभी भी भ्रम में है, इसलिए उसके पास कोई अंक नहीं होगा। लेकिन दक्ष शेन का क्या?
उसका अंक यहाँ क्यों नहीं है? ऐसा लगता है कि उसने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया, बुजुर्ग ने उलझन में पड़ते हुए कहा। एल्डर ने दरवाजा बंद करते हुए कमरा छोड़ दिया। दक्ष के बाहर आने के केवल 23 मिनट बाद ही तीसरा दरवाजा खुला। प्रिंस लू थका हुआ चेहरा लिए हुए फॉर्मेशन रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नजर किसी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बड़े भाई, इस समय तक का उच्चतम स्कोर क्या है? राजकुमार लू ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। इस समय वो कबीले के दुआन के पास सबसे अधिक अंक है, उसके 180 अंक है, एल्डर यी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, युवा मित्र दक्ष सेन के बारे में क्या? मुझे उम्मीद थी कि जब तक मैं बाहर नहीं आया तब तक वो शीर्ष पर रहेगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। लेकिन उसने मुझे वास्तव में निराश किया। 7वीं कक्षा की प्रतिभा की ऐसी बर्बादी, राजकुमार लू ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर यी, लगता है मुझे पहला स्थान मिल गया है। मेरे पास 320 अंक है। प्रिंस लू ने इतनी ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए कहा कि दूसरे लोग सुन सके। उसने एल्डर यी को अपने बैच का पिछला हिस्सा दिखाया। उसकी आवाज सुनते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। छोटे दोस्त शेन, भले ही तुम्हारा प्रदर्शन खराब था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं हो सकता। तुम मुझे अपना बैच क्यों नहीं दिखाते? मुझे एक पल के लिए अपना स्कोर देखने दो, प्रिंस लू ने ऊंची आवाज में कहा। छोटे दोस्त शेन, भले ही तुम्हारा प्रदर्शन खराब था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं हो सकता। तुम मुझे अपना बैच क्यों नहीं दिखाते? मुझे एक पल के लिए अपना स्कोर देखने दो, प्रिंस लू ने ऊंची आवाज में कहा। क्या बड़ों के पास दूसरी सूची नहीं है? तुम उस पर मेरा स्कोर क्यों नहीं देखते? दक्ष ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से ही यहाँ हैं। आपको हमें अपना स्कोर दिखाना चाहिए। चलो, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंस लू ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि उनके कुछ समर्थक भी उनसे अपना स्कोर दिखाने का आग्रह करने लगे। हमें स्कोर दिखाओ, हमें स्कोर दिखाओ। जल्द ही पूरे स्थान पर एक ही स्वर में जयकारे लगने लगे। दक्ष ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और झुंझलाहट के साथ राजकुमार लू को देखा। ठीक है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह राजकुमार लू और एल्डर यी की ओर चलने लगा। बड़े यी, आप उसका बैच क्यों नहीं लेते और उसका स्कोर जोर से पढ़ते हैं, ताकि हम सभी समझ सकें कि उस छोटे दोस्त शेन के पास अविश्वसनीय युद्ध कौशल है, राजकुमार लू ने कहा जब दक्ष बीच में ही बोल पड़ा। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे बढ़ गया। उसने अपना प्लेटिनम मून बैच एल्डर यी को सौंप दिया। एल्डर यी मुस्कुराए और बैच को पास लाए। बैच के सामने एक खूबसूरत चांद बना हुआ था और साथ में एक नंबर भी था। उसने बैच को पलटकर देखा और बैच के पीछे का हिस्सा देखा। जैसे ही उसने बैच के पीछे का हिस्सा देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। असंभव, उसने चेहरे पर अविश्वास का भाव लिए कहा। वह दुनिया की किसी भी चीज की परवाह किए बिना जल्दी से स्कोर रूम की ओर भागा। एल्डर यी की अजीब हरकतें देखकर हॉल में मौजूद लोग दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। यहाँ तक कि राजकुमार लू को भी समझ नहीं आया कि एल्डर यी क्या कर रहे हैं। एल्डर यी ने स्कोर रूम में प्रवेश किया और पुनः दीवार की ओर देखा, लेकिन पहला नाम देखते ही उनके हाव भाव और भी अजीब हो गए। दीवार पर पहला नाम दक्ष सेन था। उसके नाम के आगे एक ऐसा स्कोर था जिससे एल्डर यी को लगा कि वह सपना देख रहा है। दीवार पर दूसरा नाम प्रिंस लू का था जिसके 320 अंक थे। तीसरा स्थान दुआन का था जिसके 180 अंक थे। पिछली बार उसका नाम क्यों नहीं था? क्या इसलिए कि उसका स्कोर बहुत अधिक था, इसलिए उसके स्कोर की गणना करने में बहुत समय लगा। एल्डर यी ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से बुदबुदाया। वो लड़का, वो वास्तव में एक राक्षस है ना? एल्डर यी ने कमरे से बाहर जाते हुए अपना सिर हिलाया। आप वापस आ गए,
एल्डर यी, क्या स्कोर इतना खराब था कि यह वास्तव में आपकी उम्मीदों से परे था? उसके पास 60 बोनस अंक थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कुल स्कोर 100 से कम हो। राजकुमार लू ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। उसका स्कोर 12 है। एल्डर यी ने अभी इतना ही कहा था कि राजकुमार लू ने उसकी बात काट दी। 12 का स्कोर। छोटे दोस्त दक्ष, तुम्हें अपने युद्ध कौशल पर भी काम करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी प्रतिभा बेकार चली जाएगी। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तुम गरीब जगह से होगे, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बाद में कुछ अच्छे कौशल सिखाऊंगा, राजकुमार लू ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर यी अपनी आंखों में दया के भाव के साथ उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें राजकुमार लू को उसके अदूरदर्शी स्वभाव के लिए डांटना चाहिए या उसके लिए बुरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए। राजकुमार लू, ये बात नहीं है, उसका स्कोर 1261 है। एल्डर यी ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। 1260। राजकुमार लू हकलाया और उसका सिर घूमने लगा। तुम एक भूल गए, यह 61 है, लेकिन तुम सही हो। यह मेरे लिए शर्मनाक स्कोर है, मुझे बेहतर करने की उम्मीद थी, दक्ष ने उदासीन भाव से कहा और राजकुमार लू के कंधे को थपथपाया। राजकुमार लू के लिए पूरी दुनिया घूमने लगी क्योंकि उसे अत्यधिक शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वह अपने घुटनों पर गिर गया। मेरा बैज, दक्ष ने एल्डर यी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, एल्डर यी ने अपना बैज लौटा दिया। जब दक्ष अपने स्थान पर वापस लौटा तो पूरा स्थान सन्नाटा से भर गया। 1200 से अधिक का स्कोर। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल तभी हारा जब उसने 10 जानवरों का सामना किया, जिनकी साधना अवस्था उससे 7 अवस्था अधिक थी? वो एक चौथे चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति एक औसत प्रथम चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक के बराबर है? बहुत भयानक। लोग पूरी तरह सदमे में उसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, मैं अंतिम परिणाम घोषित करूंगा। प्रथम रैंक दक्ष सेन, द्वितीय रैंक प्रिंस लू, तृतीय रैंक डुआन, 500वीं रैंक मिनवू। मैंने अभी जिनका नाम लिया है वे चयन परीक्षा के तीसरे और अंतिम चरण में जाएंगे। एल्डर यी ने हॉल में सभी की ओर देखते हुए कहा। 500 में से केवल 100 लोग ही चयन के तीसरे चरण को पार कर पाएंगे। 5 संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं द्वारा उस चरण को पार करने वाले लोगों में से कुछ लोगों को उनके संप्रदाय में आंतरिक शिष्य के रूप में शामिल होने के लिए चुना जाएगा। उनमें से कुछ को संप्रदाय के गुरुओं से और भी बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं, एल्डर यी ने कहा। हालांकि वे अपने वाक्य के अंत में दक्ष की ओर देखना नहीं भूले। जिन लोगों का चयन संप्रदाय के गुरुओं द्वारा नहीं किया गया है, वे भी अपने इच्छित संप्रदाय में शामिल हो सकेंगे, लेकिन केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में। संप्रदाय प्रवेश परीक्षा का तीसरा चरण कल होगा। हमने दूसरे चरण में चुने गए उम्मीदवारों के लिए संप्रदाय के अंदर रहने की जगह की व्यवस्था की है। जो दूसरे चरण में असफल हुए हैं वे विदा ले सकते हैं, जो पास हुए हैं उन्हें नौकरों द्वारा अतिथि कक्ष में ले जाया जाएगा। एल्डर यी ने अपनी बात पूरी करने से पहले दक्ष की ओर चल दिया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलूंगा, एल्डर यी ने चेहरे पर कोमल मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। एयरटाइट, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह एल्डर के पीछे गया और वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहों के सामने हॉल से बाहर निकल गया। कुछ लोग उसे ईर्ष्या से देख रहे थे, जबकि अन्य लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर शिकन भी थी। दक्ष को एक खूबसूरत दिखने वाले आंगन में ले जाया गया जो पूरी तरह से सुसज्जित था। यह एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ था और एक बड़ा क्षेत्र था। ये जगह काफी अच्छी लग रही है, दक्ष ने उस जगह को देखते हुए कहा। हाँ, प्रथम श्रेणी के प्रतिभागी के लिए जो स्थान चुना गया था वह वास्तव में अद्भुत था, लेकिन आपका प्रदर्शन देखने के बाद हमें लगा कि इसमें कुछ कमी थी, इसलिए हमने आपके विश्राम के लिए एक बेहतर प्रांगण के साथ स्थान बदल दिया, एल्डर यी ने हल्की हंसी के साथ कहा। एल्डर यी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। बिल्कुल,
आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एल्डर यी ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर यू दक्षाओ, वो संप्रदाय में कहाँ रहते हैं? दक्ष ने सहज स्वर में पूछा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एल्डर यी ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। बस ऐसा लग रहा था कि वो संप्रदाय के पदानुक्रम में काफी ऊंचे स्थान पर था। संप्रदाय में रहने के लिए उसका एक विशेष स्थान होना चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, ये सच है, उसके पास एक बहुत ही शानदार आंगन है। वास्तव में यह आपके आंगन के पास ही है। यदि आप 1 किलोमीटर से अधिक सीधे चलेंगे तो आप उसके आंगन के सामने खड़े होंगे। हालांकि वह हमेशा संप्रदाय द्वारा दिए गए आंगन में नहीं रहता है और कभी कभी वापस आकर यू कबीले में रातें बिताता है, एल्डर यी ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। संप्रदाय प्रवेश परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर है। वो आज यू कबीले में नहीं जाएगा, है ना? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। हाँ, वो संप्रदाय में ही रहेगा, एल्डर यी ने अपना सिर हिलाया। मुझे साथ ले जाने के लिए धन्यवाद, एल्डर यी, आप वाकई मददगार हैं। दक्ष ने आंगन में प्रवेश करने से पहले उनका धन्यवाद किया। उसने दरवाजे बंद किए और अपने आस पास के वातावरण को देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया। जब उसने पाया कि जगह वाकई खाली थी तो वह शांत हो गया। वह अपने बिस्तर पर आधे घंटे तक आराम करता रहा और फिर उठकर अपने आंगन से बाहर निकल गया। वो संप्रदाय के बीच से गुजरते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करता रहा। जब भी उसे किसी पहरेदार का आभास होता तो वह अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करके उनसे सुरक्षित निकल जाता। उसके स्वर्ग के कफन ने भी उसे अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने में मदद की। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक खूबसूरत आंगन के सामने खड़ा हो गया। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने अंदर देखा तो एक खाली सा कमरा दिखाई दिया। वह अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और कमरे के अंदर प्रकट हुआ। उसने पहले ही अपनी दिव्य इंद्री का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वह जानता था कि इस जगह का मालिक कहाँ है। दक्ष बेडरूम की ओर चला गया। कमरे के अंदर से एक आवाज आ रही थी जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई व्यक्ति खुद से बात कर रहा हो। मुझे उस घमंडी बच्चे के सामने विनम्र होना होगा। क्या झंझट है? मेरी बेटी एक असली प्रतिभाशाली है। अगर संप्रदाय के स्वामी के आदेश नहीं होते तो मैं यह नहीं कर रहा होता। तो क्या हुआ अगर वह ग्रेड 7 की प्रतिभा है? तो क्या हुआ अगर वह एक अच्छा लड़ाकू है? अंत में वो शानदार खिलने वाले संप्रदाय में शामिल हो जाएगा क्योंकि हम सबसे मजबूत हैं। भले ही हमने उसे आमंत्रित न किया हो, वो हमसे शामिल होने की भीख मांगेगा। आखिरकार यह संप्रदाय के गुरु का आदेश है। मुझे रात में फिर से जाकर उसे मनाना होगा। संप्रदाय का गुरु वास्तव में उस लड़के को हमारी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, आदमी ने कहा और आगे पीछे चलने लगा। हाय पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया मिलते हुए, एक और आवाज सुनाई दी। महेंद्र प्रताप, तुम जीवित हो? वो जोर से चिल्लाया और सदमे में एक कदम पीछे हट गया। महेंद्र प्रताप, तुम जीवित हो? वो जोर से चिल्लाया और सदमे में एक कदम पीछे हट गया। बेशक, क्या यह इतना चौंकाने वाला है? महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ हत्यारों ने आप पर हमला किया और आप मारे गए। मैं खबर सुनने के बाद शुई भी गया था, यू दक्षाओ ने कहा, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें मेरा शव कभी नहीं मिला, है न? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बच गया था। मैं घायल हो गया था और कोमा में चला गया था। मैं जुआन किंगडम के एक छोटे से शहर में अपने घर में जाग गया। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां कैसे पहुंचा, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि इतने साल बीत चुके थे। महेंद्र प्रताप ने जवाब दिया। तुम जीवित हो, यह अच्छी बात है कि तुम जीवित हो। यू दक्षाओ की आंखों में आंसू आ गए जब उसने कृतज्ञता भरी निगाहों से महेंद्र प्रताप को देखा। जब ग्रैंड एल्डर सू लियान ने आपके खिलाफ साजिश रची और आपको संप्रदाय से निकाल दिया, तब मैं आपकी मदद नहीं कर सका। जब अज्ञात हत्यारों ने आप पर हमला किया, तब भी मैं आपकी मदद नहीं कर सका। मैंने हमेशा खुद को बेकार समझकर कोसा था, यू दक्षाओ ने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे।
ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ओह ठीक है, अब तुम्हारी बेटी कैसी है? महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और यू दक्षाओं को देखा। आह, ये सवाल सुनते ही यू दक्षाओं का चेहरा लाल हो गया। उसे शब्द खोजने में कठिनाई हो रही थी। एक बात है जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि हमने अपने बच्चों की शादी करवाने का वादा किया था, लेकिन मुझे वह वादा तोड़ना पड़ा। लिंग, वो मेरी अनुमति के बिना आपके कबीले में चली गई और शादी तोड़ दी। यहाँ तक कि जब वह वापस आई और मुझे इसके बारे में बताया तो मैं बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि उसे उससे शादी करनी ही होगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे मजबूर किया तो वह कर लेगी। मैं अपने वादे के कारण अपनी बेटी को कष्ट नहीं सहने दे सकता था। यू दक्षाओं ने चेहरे पर भारी भाव लाते हुए कहा, ये ठीक है, हमें अपने बच्चों के भाग्य का फैसला नहीं करना चाहिए। प्रकृति को अपना काम करने दो। महेंद्र प्रताप ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। ओह ठीक है, ग्रैंड एल्डर सू लियान अब कहाँ रहते हैं? महेंद्र प्रताप ने पूछा। वह बूढ़ा फोगी अभी भी संप्रदाय के बर्फीले पहाड़ की चोटी पर रहता है। उसका आंगन अभी भी वैसा ही है जैसा हमेशा से था। यू दक्षाओं ने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि वो अभी भी जीवित है, महेंद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा। जब यू दक्षाओं महेंद्र प्रताप से बात कर रहा था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ कोई महेंद्र प्रताप नहीं था, बल्कि वहाँ एक नकाबपोश लड़का खड़ा था। दक्ष ने अपने पिता का भ्रम पैदा कर लिया था और इसका उपयोग यू दक्षाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए कर रहा था। वो जो पूछना चाहता था पूछ लेने के बाद दक्ष ने फैसला किया कि अब जाने का समय हो गया है। दक्ष अपने टेलीपोर्ट कौशल का उपयोग करते हुए एक पल में आंगन के बाहर दिखाई देते ही अपनी स्थिति से गायब हो गया। जैसे ही दक्ष यू दक्षाओं को देखने में असमर्थ हुआ, ड्रम टूट गया। भाई जून, आप क्यों नहीं? यू दक्षाओं कुछ कह रहा था जब महेंद्र प्रताप उसके सामने से गायब हो गया। भाई जून, उसने बार बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या यह मेरा भ्रम था? क्या इसका मतलब है कि तुम बच नहीं पाए? भाई जून को छोड़े हुए बहुत समय हो गया था। मुझे तुम्हारी याद आती है। यू दक्षाओं अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी आंखों से एक और आंसू बह निकला। इस बार ये दुख का आंसू था। तो यू दक्षाओं ने मेरे पिता के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची। अब मेरे पास एकमात्र सुराग एल्डर सू लियान है, दक्ष ने रात के अंधेरे में चलते हुए सोचा। वो स्पष्ट रूप से एक बर्फीला पहाड़ देख सकता था। हालांकि जुवान के राज्य में सर्दी नहीं थी, फिर भी उस पहाड़ पर बर्फ थी। मेरे पास चलने का समय नहीं है, दक्ष ने आसमान में ऊंची छलांग लगाते हुए कहा। स्वर्गीय दानव पंख, उसने कहा और उसके पीछे दो खूबसूरत पंख दिखाई दिए। एक पंख चमकदार सुनहरा था जबकि दूसरा पंख बिल्कुल काला था। दक्ष जितनी तेजी से हो सकता था बर्फीले पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया। वह अपनी आभा और साधना को छिपाने के लिए स्वर्ग के कफन का उपयोग कर रहा था। उसके काले कपड़े उसे अंधेरे में घुलने मिलने में मदद करते थे। एकमात्र समस्या उसका चमकदार सुनहरा पंख था। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई करता भी है तो वह एक स्थानिक पोर्टल का उपयोग करके वहां से गायब हो जाएगा और अपने आंगन में वापस आ जाएगा। उसके पास सभी सवालों के जवाब पाने के लिए केवल रात ही थी। वो ऐसा अवसर बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। शुक्र है कि किसी ने आसमान में उड़ती हुई चमकदार सुनहरी रोशनी को नहीं देखा, क्योंकि संप्रदाय के सच्चे गुरु अपने कमरों के अंदर साधना कर रहे थे, जबकि पहरेदार जमीन की ओर देख रहे थे। अगर वह अपनी आभा को छिपाने में सक्षम नहीं होता तो वह निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करता, लेकिन स्वर्ग का कफन एक आशीर्वाद के रूप में आया। दक्ष बर्फीले पहाड़ की चोटी पर आंगन की छत पर उतरा। उसके पंख गायब हो गए।
दक्ष ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके आंगन को स्कैन किया। आंगन के मुख्य द्वार पर पहरेदार थे और एक बूढ़ा आदमी अपने शयन कक्ष में ध्यान में बैठा था। उनके अलावा वहां कोई नहीं था। दक्ष खिड़की के सामने उतरा और अंदर देखने लगा। उसका टेलीपोर्टेशन कौशल ठीक उसी तरह काम करता था। 100 मीटर की सीमा के भीतर दक्ष कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, बशर्ते उसने वह जगह देखी हो। दक्ष आंगन के अंदर आया और बेडरूम की ओर चला गया। दरवाजा खुला था, इसलिए दक्ष ने आसानी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। ग्रैंड एल्डर लियान, क्या तुम सच में मुझसे बात नहीं करने वाले? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह दरवाजे के सामने खड़ा था, उसने अपनी हत्या की मंशा को कुछ हद तक उजागर किया ताकि एल्डर अपने ध्यान से जाग सके। किसकी हिम्मत है? हम महेंद्र प्रताप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भूत मंदिर से कैसे बच निकले? बड़े बुजुर्ग सू लियान ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उन्होंने लांग जून को अपने सामने खड़ा देखा, उनके चेहरे से सारा रंग गायब हो गया। भूत मंदिर, लगता है वह मेरे पिता के बारे में कुछ जानता है, लॉन्ग चेन ने सोचा जब उसने बड़े बुजुर्ग सू लियान की बातें सुनी। बेशक मैं बच गया, और न केवल मैं बच गया, मैं और भी मजबूत हो गया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने स्वर्ग के कफन का उपयोग 10वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र के साधक की आभा फैलाने के लिए किया। स्वर्ग का कफन एक स्वर्गीय कौशल था जो किसी की साधना को छिपा सकता था। यह नकली साधना भी दिखा सकता था। नकली साधना किसी व्यक्ति की वास्तविक साधना से कम दो प्रमुख साधना क्षेत्रों से लेकर उसकी वास्तविक साधना से अधिक एक प्रमुख क्षेत्र तक की सीमा के भीतर कुछ भी हो सकती है। ये क्रमशः आभा भी उत्पन्न कर सकता है। दक्ष एक शीर्ष 10वीं अवस्था का गोल्ड कोर रियल्म साधक था। इस प्रकार वो शीर्ष 10वीं अवस्था के पृथ्वी रियल्म साधक की आभा को नकली बनाने में सक्षम था। आपकी साधना ये संप्रदाय गुरु से भी अधिक शक्तिशाली है। ये कैसे संभव है? भूत मंदिर के लोगों द्वारा आपको ले जाने के बाद आप इतने अधिक शक्तिशाली कैसे हो गए? ग्रैंड एल्डर सू लुआन ने अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें बस इतना जानना है कि अब मेरे पास तुम्हें कुचलने की ताकत है, लेकिन अगर तुम मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है? जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ, मैं किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बड़े बुजुर्ग सू लियान ने जल्दी से कहा, क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में चिंतित था। यह एक सरल प्रश्न है, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये हमारे बीच का मामला था, तो आपने भूत मंदिर को इसमें क्यों शामिल किया? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। वह नहीं जानता था कि भूत मंदिर क्या है, इसलिए वह केवल ग्रैंड एल्डर सू लियान से धीरे धीरे जवाब प्राप्त कर सकता था। मैंने नहीं किया, वे तुम्हें ढूंढने आए थे। ये सब तुम्हारी पीठ पर बने टैटू की वजह से है, ग्रैंड एल्डर सू लियान ने जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर दक्ष को याद आया कि उसके पिता की पीठ पर एक टैटू था। ये टैटू किसी प्राचीन दुनिया जैसा लग रहा था। कहा जाता है कि यह टैटू उनके जन्म से ही था। मेरे टैटू का भूत मंदिर से तुम्हारे जुड़ने से क्या संबंध है? दक्ष ने आगे पूछा। ये सब आप पर हमले से कुछ हफ्ते पहले हुआ था। एक दिन भूत मंदिर से एक दूत हमारे संप्रदाय में आया। उन्होंने हमें उस टैटू की तस्वीर दिखाई और हमसे पूछा कि क्या हमने उस टैटू वाले किसी व्यक्ति को देखा है। मैंने सुना है कि उन्होंने कई राज्यों और साम्राज्यों में दूत भेजे थे ताकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसकी पीठ पर वह विशिष्ट निशान हो। मुझे याद आया कि तुम्हारी पीठ पर वह निशान था और मैंने उन्हें बताया, ग्रैंड एल्डर सू लियान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें मेरे टैटू के बारे में कैसे पता? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? दक्ष ने फिर से पूछा और उसने बड़े बुजुर्ग की आंखों में गहरी नजर डाली। मैंने इसे तब देखा था जब आप वार्षिक टूर्नामेंट के फाइनल में क्वान कुन के साथ लड़ रहे थे। आपके कपड़े उसके ज्वलंत हमलों से जल गए थे। तभी मैं आपकी पीठ पर उस अजीबोगरीब टैटू को देखने में कामयाब रहा। जहां तक उनके कारण का सवाल है, मैंने पूछा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, ग्रैंड एल्डर सू लियान ने याद करते हुए कहा।
मैंने इसे तब देखा था जब आप वार्षिक टूर्नामेंट के फाइनल में क्वान कुन के साथ लड़ रहे थे। उसके धधकते हमलों के कारण आपके कपड़े जल गए थे। तभी मैं आपकी पीठ पर उस अजीबोगरीब टैटू को देख पाया। जहां तक उनके कारण का सवाल है, मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। ग्रैंड एल्डर सू लियान ने याद करते हुए कहा। तो तुमने मुझे बेच दिया, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हें चोट पहुंचाने वाले हैं। ग्रैंड एल्डर सू लियान को पसीना आने लगा और उसने जल्दी से इनकार में अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता भी है कि वे मुझे कहां ले गए? उनका ठिकाना कहां है? अगर नहीं पता तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे लिए वापस आना कितना मुश्किल था, दक्ष ने ग्रैंड एल्डर की ओर देखते हुए कहा। मैं जानता हूं कि उनका मुख्यालय पूर्वी महाद्वीपीय सागर में घोस्ट आइलैंड पर है। मैं कठिनाई को समझ सकता हूं, बड़े बुजुर्ग ने दक्ष को जवाब दिया। जब वह खुद को समझा रहा था तो उसने अचानक देखा कि महेंद्र प्रताप उसके सामने से गायब हो गया, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। अपने सदमे में ग्रैंड एल्डर को खतरे का एहसास ही नहीं हुआ जब एक तलवार ने उसके दिल में पीछे से वार किया। क्या? पर उसने खांसते हुए मुंह से रक्त बाहर निकाला और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। जानकारी के लिए धन्यवाद, दक्ष ने कहा और उसने बड़े बुजुर्ग का गला काट दिया। यह मेरे पिता के लिए मेरे बदले की शुरुआत है। भूत मंदिर, अगला नंबर तुम्हारा होगा, दक्ष ने छत की ओर देखते हुए कहा। अंतरिक्ष यात्रा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसकी आंखें तारों भरे अंतरिक्ष के रंग में बदल गई हों। उसके सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी जो लॉन्ग चेन के उस ओर बढ़ने पर और चौड़ी हो गई। दक्ष ने स्थानिक दरार में प्रवेश किया और वो बंद हो गई। दक्ष के प्रांगण के पास कहीं से एक स्थानिक दरार प्रकट हुई और एक नकाबपोश लड़का स्थानिक दरार से बाहर आया। स्थानिक यात्रा की सटीकता में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। ये हमेशा मुझे उस स्थान के पास ले जाती है जहां मैं जाना चाहता हूं, लेकिन शायद ही कभी उस सटीक स्थान पर। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सीमाएं मेरे अंतरिक्ष कानून के पौधे के अंतरिक्ष कानून के पेड़ बनने के बाद समाप्त हो जाएंगी, दक्ष ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। दक्ष, जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके दिमाग में जूम की आवाज गूंज उठी। क्या? दक्ष ने उससे पूछा। भंडारण रिंग के अंदर देखो, तुम्हारे राजा की तलवार बेचैन हो रही है, जून ने गंभीर स्वर में कहा। दक्ष ने उसकी बात सुनने का फैसला किया और जैसा उसने कहा था, राजा की तलवार वास्तव में बेचैन हो गई थी। पहली बार वह हवा में उड़ रही थी और चक्कर लगा रही थी। यह उड़ सकता है? क्या ये पीक स्पिरिट ग्रेड हथियार नहीं है? यहाँ तक कि पृथ्वी ग्रेड की कलाकृतियां भी उड़ने में असमर्थ है। ये कैसे उड़ सकता है? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति के साथ कहा। मुझे कुछ पता नहीं है। यह उस समय से ही अजीब व्यवहार करने लगा था जब आपने उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद इसे वापस रखा था। मुझे लगता है कि जब ये बाहर आया तो इसने कुछ महत्वपूर्ण महसूस किया, इसलिए यह इतना बेचैन है। जुन ने कहा कि उसे क्या महसूस हो रहा था। मुझे जांचने दो, दक्ष ने राजा की तलवार को स्टोरेज रिंग से बाहर निकालते हुए कहा। जैसे ही राजा की तलवार बाहर आई, वो लॉन्ग चेन की पकड़ से छूट गई और उड़ गई। क्या फालतू बात है? दक्ष राजा की तलवार की तीव्र प्रतिक्रिया से दंग रह गया। उसने अपने स्वर्गीय दानव पंखों का इस्तेमाल किया और राजा की तलवार के पीछे भागा। शुक्र है कि राजा की तलवार बंजर दिशा में चली गई। उस दिशा में कोई आंगन या इमारत नहीं थी। तलवार एक अजीब से आकार के पत्थर के ऊपर उड़ते हुए रुक गई। पत्थर ठीक से कटे हुए किनारों के साथ एक पिरामिड की तरह लग रहा था। पत्थर पर कोई असमान सतह नहीं दिख रही थी। तलवार पिरामिड के आकार के पत्थर के ऊपर तैर रही थी। दक्ष तलवार का पीछा कर रहा था। इस प्रकार वो तलवार के ठीक बाद उस स्थान पर पहुंच गया। यह एक अजीब आकार का पत्थर है। क्या इस जगह में कुछ खास है? मुझे उस पत्थर के आकार के अलावा कुछ खास नहीं दिख रहा है। दक्ष ने पत्थर को देखते हुए अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर डाली। पत्थर के नीचे एक छेद होना चाहिए।
पुराने समय के कुछ साधक अपनी विरासत की जगहों को इस तरह छिपाते थे। चून की आत्मा क्षेत्र की कलाकृतियां उड़ने और तुम्हें यहाँ लाने में सक्षम है, इसलिए वहाँ कुछ खास होना चाहिए। जुन दक्ष के पास दिखाई दिया और उसे सूचित किया। मुझे कोशिश करने दो। दक्ष पिरामिड के आकार के पत्थर की ओर चला गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मूल स्थिति से 1 इंच भी नहीं हिला। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें हिला नहीं सकता, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने डेमन मोनार्क फिजिक की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की लेकिन पत्थर फिर भी नहीं हिला। क्या आपको लगता है कि अगर यह इतना आसान होता तो दूसरे लोग इस जगह को नहीं खोज पाते? उस छेद को देखो। जुन ने पिरामिड के आकार के पत्थर के शीर्ष पर छोटे से छेद की ओर इशारा करते हुए कहा। छेद का आकार चाबी के छेद जैसा था। वो द्वार, मुझे चाबी चाहिए। मैं चाबी कहाँ पा सकता हूँ? दक्ष गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसने देखा कि राजा की तलवार हवा में उड़ रही है। रुको, चाबी के छेद का आकार जैसा नहीं है। लॉन्गचेब ने कुछ बुदबुदाया। वह हवा में उछला और राजा की तलवार पकड़ ली। दक्ष ने राजा की तलवार की धार चाबी के छेद में घुसा दी। तलवार एकदम सही तरीके से अंदर तक पहुंच गई। बाहर सिर्फ तलवार की मूठ ही दिख रही थी। पत्थर पर तरह तरह के पैटर्न दिखने लगे। करीब 2 मिनट में पत्थर बगल की ओर खिसक गया और एक छेद दिखाई देने लगा। पत्थर के नीचे सीढ़ियां थीं जो नीचे की ओर जा रही थी। तुम सही थे, पत्थर के नीचे वास्तव में एक छेद था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मैं सही थी, मुझे इस दुनिया के बारे में तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, जून ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ हंसते हुए कहा। वो तलवार ले लो, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है, जून ने गायब होने से पहले दक्ष से कहा। दक्ष ने पत्थर से तलवार निकाली और सीढ़ियों से नीचे चला गया। दक्ष के अंदर जाने के बाद पत्थर अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीढ़ियां एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर समाप्त हो गईं। सुरंग उचित वेंटिलेशन और विस्तृत क्षेत्र के साथ एक दालान की तरह लग रही थी। सुरंग जो पहले रात से भी अधिक अंधेरी थी, अचानक प्रकाशित हो गई क्योंकि दीवार पर आत्माओं के नमूने चमकने लगे। दक्ष को आखिरकार सुरंग का अंत दिखाई देने लगा। सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी, अंत में एक दरवाजा था। दक्ष दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की। ब्लड लाइन मंदिर में अपनी गलतियों से सीखते हुए वो उसे खींचना भी नहीं भूला। कोई भी उपाय काम नहीं आया क्योंकि दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। पत्थर के विपरीत दरवाजे में कोई चाबी का छेद नहीं था। अरे शुन, तुम्हारा महान अनुभव क्या कहता है? हम दरवाजा कैसे खोल सकते हैं? दक्ष ने शुन से पूछा जो फिर से उसके पास आ गया था। मुझे कुछ पता नहीं, जुन ने कहा और उसने तुरंत हार मान ली। चलो देखते हैं, यहाँ जरूर कोई ऐसी व्यवस्था छिपी होगी जो दरवाजा खोल सकती है। थोड़ी देर बाद जुन ने आगे टिप्पणी की। दक्ष ने इधर उधर देखना शुरू किया और कुछ भी असामान्य खोजने की कोशिश की। उसने आस पास की दीवारों पर भी दस्तक दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसके पैर एक असमान सतह पर आ गए। जमीन हिलने लगी, दीवारों से पत्थर गिरने लगे और दीवारें आकार बदलने लगी। दीवारों से गिरे पत्थर आपस में जुड़कर पत्थर के गोले का रूप ले लेते थे। पत्थर का ये गोलेम देखने में इंसान जैसा लगता था। पदक, गोलेम ने अपना हाथ दक्ष की ओर बढ़ाया और पूछा। कौन सा पदक? दक्ष ने चेहरे पर संदेह भरी नजर से पूछा। विरासत के मकबरे में प्रवेश करने के लिए आपको मास्टर की तलवार की आवश्यकता है और मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनके पदक की। मुझे पदक दे दो। अप्रत्याशित रूप से पत्थर के गोलेम ने वास्तव में दक्ष को उत्तर दिया। मेरे पास पदक नहीं है, मेरे पास केवल तलवार है। क्या मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई और रास्ता नहीं है? दक्ष ने गोलेम से कहा। वापस जाओ, तुम पदक के बिना अंदर नहीं जा सकते, पत्थर के दानव ने कहा और दीवार की ओर चला गया और उसमें समा गया। दीवारें फिर से सामान्य हो गई। ऐसा लगता है कि हम अंदर क्या है यह नहीं देख पा रहे हैं, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा।
गोलेम ने कहा कि यह उसके स्वामी की तलवार है और उस कमरे में प्रवेश करने के लिए तुम्हें उसके पदक की भी आवश्यकता होगी। कसून ने गोलेम के शब्दों को दोहराया। गोलेम निश्चित रूप से संत राजा जियानवू के बारे में बात कर रहा होगा, मानवता का सबसे बड़ा नायक। यदि यह उसकी विरासत स्थल है तो खजाने बहुत अधिक होंगे। मुझे संत राजा जियानवू का पदक ढूंढना होगा और इस स्थान पर वापस आना होगा। दक्ष ने बाहर निकलते हुए कहा। उसने मन ही मन नोट कर लिया था कि संत राजा जियानवू का पदक मिलने के बाद वो इस जगह पर फिर से आएगा। ये कठिन होने वाला है। मैंने संत राजा जियानवू के बारे में सुना है। उन्होंने अपनी शक्ति से कई दुनियाओं की यात्रा की। हम निश्चित नहीं हैं कि इस दुनिया में उनका पदक कहाँ होगा। जुन ने दक्ष का पीछा करते हुए कहा। बस आशावान रहो, मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह वहां से चला गया। दक्ष अपने आंगन में वापस चला गया। उसने अपना मुखौटा उतारकर बिस्तर पर लेट गया और सो गया। दक्ष अपने आंगन में वापस चला गया। उसने अपना मुखौटा उतारकर बिस्तर पर लेट गया और सो गया। सुबह होते ही सूरज आसमान में उग आया। दक्ष अभी भी सो रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आखिरकार वह जाग गया जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दक्ष धीरे से उठकर दरवाजे की ओर चला गया, लेकिन अचानक उसे याद आया कि वह अपना मास्क लगाना भूल गया था। वह वापस चला गया और फिर से अपना मास्क पहन लिया। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि एल्डर यी बाहर खड़े हैं। छोटे दोस्त शेन, मैं तुम्हें तीसरे दौर के स्थान तक ले जाने के लिए यहाँ हूँ। एल्डर यी ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो चलें, जू लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष आंगन से निकलकर एल्डर यी के पीछे चल पड़ा। वे जल्द ही एक बड़े खुले मैदान में पहुंच गए। ये जगह धरती से स्टेडियम जैसी लग रही थी। स्टेडियम की तरह ही स्टैंड में लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था थी। बीच का मैदान गोलाकार था और उसका व्यास 1 किलोमीटर से ज्यादा था। मैदान में 20 युद्ध मंच थे। मैदान के बीचों बीच 10 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़ा दर्पण तैर रहा था। दर्पण में 20 खंड थे। यह अवलोकन दर्पण है। ये हमारे दर्शकों को सभी 20 चरणों पर लड़ाई दिखाएगा। उन सभी 20 खंडों में प्रत्येक चरण दिखाया जाएगा। इस राउंड का प्रभारी कौन है? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए पूछा। यह एल्डर यू दक्षाओ है। वे इस राउंड का प्रबंधन करेंगे, एल्डर यी ने दक्ष को सूचित किया। ओह हाँ, मैंने सुना है कि थंडर जायंट संप्रदाय के लोग भी यहाँ हैं। क्या ये सच है? दक्ष ने पूछा। हाँ, थंडर जायंट सेक्ट के मेहमान यहाँ है और एक लड़का है जिसे वह अक्सर वरिष्ठ भाई कहती है, एल्डर यी ने दक्ष को उत्तर दिया। केवल 2? मैंने सुना है कि थंडर जायंट संप्रदाय से यहाँ एक और व्यक्ति था, संभवतः एक लड़की। ओह, आप मिस मेन के बारे में बात कर रहे हैं। वह यहाँ नहीं है। हुआनजी साम्राज्य से वापस आने के बाद वह जल्दी में चली गई, मिस, और दूसरा लड़का पीछे रह गए। वास्तव में वे ही विजेता को पुरस्कार प्रदान करेंगे। वो चली गई, दक्ष ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था, हालांकि उसने उसे नियंत्रित कर लिया था। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जब वह गई थी तो उसका मूड खराब था। वह कहती रही कि पूरा मिशन बेकार गया, हालांकि हम नहीं जानते कि उसका क्या मतलब था, एल्डर यी ने दक्ष को बताया। सब लोग चुप हो जाओ। यू दक्षाओ एक मंच पर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला। उसने अपनी क्यूई का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि उसकी आवाज सभी को सुनाई दे। वो स्थान जो अभी कुछ देर पहले शोरगुल से भरा था, एकदम शांत हो गया। संप्रदाय प्रवेश परीक्षा का अंतिम दौर यहाँ सबकी आंखों के सामने आयोजित किया जाएगा। आप जिन बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, उनकी कड़ी मेहनत को देखेंगे और देखेंगे कि वे दूसरों से किस तरह से तुलना करते हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और केवल शीर्ष 100 का ही संप्रदायों द्वारा चयन किया जाएगा। यू दक्षाओ ने लोगों की भीड़ को देखते हुए कहा। पहले परीक्षण में हमने आपकी क्षमता देखी, दूसरे परीक्षण में हमने आपकी ताकत देखी, तीसरे परीक्षण में आपकी समग्र शक्ति का आकलन किया जाएगा। जिस तरह से आप अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों के अनुकूल ढलते हैं,
आपकी युद्ध रणनीति और युद्ध के मैदान में अप्रत्याशित स्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया। आप जानवरों का सामना नहीं करेंगे, इसके बजाय आप चालाक मनुष्यों का सामना करेंगे। आपके साथी साधक ही आपके विरोधी होंगे। उन्होंने दूसरे दौर में उत्तीर्ण हुए 500 प्रतिभागियों से कहा, आप सभी जानते हैं कि दूसरे परीक्षण में आपको क्या रैंकिंग मिली है। आपकी लड़ाई के आदेश उस रैंकिंग के आधार पर तय किए जाएंगे। रैंक 1 रैंक 500 से लड़ेगा, रैंक 2 रैंक 499 से लड़ेगा और इसी तरह आगे भी लड़ेगा। यदि कोई निम्न रैंक का साधक उच्च रैंक के साधक को हरा देता है तो उनकी रैंकिंग बदल जाएगी। केवल शीर्ष 250 ही लड़ाई के दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एल्डर, हम सभी की साधना अलग अलग है। कुछ गोल्ड कोर क्षेत्र में है जबकि अन्य केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र में है। इतने बड़े अंतर के साथ हम एक दूसरे से कैसे लड़ सकते हैं? एक साधक ने चिंतित स्वर में कहा। वह आत्मा स्थापना क्षेत्र के केवल 7वें चरण पर था और 240वां रैंक प्राप्त करने में सफल रहा था, क्योंकि उसकी लड़ने की शक्तियां उसी साधना क्षेत्र के लोगों की तुलना में अच्छी थीं। लेकिन वह जानता था कि उसके और स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक की शक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब कोई आप पर हमला करेगा तो बाहरी दुनिया आपकी कमजोर साधना और ताकत के बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन हम आपको बराबर का मौका देंगे। सभी साधकों को अपनी साधना को आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण तक सीमित रखना होगा। यदि कोई भी धोखाधड़ी या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे अनुशासन कक्ष द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बहुत हो गया स्पष्टीकरण। पहली लड़ाई पहले क्षेत्र में रैंक 1 दक्ष शेन और रैंक 500 जियू ली के बीच होगी। दूसरी लड़ाई 20वीं लड़ाई अंतिम क्षेत्र में रैंक 20 म्यू क्यू और रैंक 481 मियाओ मियाओ के बीच होगी। अपनी जगह ले लो, यू दक्षाओं ने अखाड़े से बाहर निकलने से पहले कहा। शुभकामनाएं। एल्डर यी ने दक्ष को शुभकामनाएं दी जब वह पहले क्षेत्र की ओर जा रहा था। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ता रहा। दक्ष एक गंजे लड़के के सामने मैदान में खड़ा था। लड़के ने भगवा वस्त्र पहन रखा था। मेरा नाम जियू ली है। मैंने आपके द्वारा किए गए बहुत से चमत्कार देखे हैं। अगर आप मेरे एक मौके से बच गए तो मैं इसे आपकी जीत मानूंगा, जियू ली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ के रूप में लूंगा, जियू ली ने कहा, और जब उसे दक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने अपनी क्यूई को अपने हाथ की ओर निर्देशित करना शुरू कर दिया। छिपी हुई बाघ मुट्ठी, जियू ली ने जोर से कहा और उसने दक्ष की ओर मुक्का मारा। जियू ली के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि दक्ष स्थिर खड़ा है। तुम बहादुर हो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी तुम्हें मार डालेगी। जीत सामने दिखाई देने पर जुई ली जोर से हंसा। जैसे ही उसकी मुट्ठी दक्ष पर लगने वाली थी, दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ भाग लिया। तुम बहुत धीमे हो, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने प्रतिद्वंद्वी की पसलियों पर मुक्का मारा। जियू ली ने मैदान के बाहर गिरते ही दर्द भरी चीख मारी। मेरी हड्डियां टूट गई हैं। जल्दी से मेरी मदद करो, वो दर्द से कराहते हुए जोर से बोला। कुछ लोग आए और उसे ले गए। अरे, क्या पहले चरण की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गई? आखिर वह नकाबपोश लड़का कौन है? मैंने सुना है कि उसे पिछली 2 परीक्षाओं में प्रथम रैंक मिली थी। जिनजिंग ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए धीरे से कहा। वह शुई के शाही परिवार में रॉयल गार्ड की प्रमुख थी और वह वही थी जो शाही कबीले से साधकों को ले जाती थी। लान कबीले के कुलपति लान ग्रानुस के पास बैठे थे। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहता। वह जानता है कि परीक्षा की प्रक्रिया में वह बहुत से लोगों को नाराज कर देगा। अगर वह चुना जाता है तो संप्रदाय उसकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर वह असफल हो जाता है तो संप्रदाय छोड़ने के बाद वह वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगा। वह एक होशियार लड़का है, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और मैदान के चारों ओर देखता रहा। अरे, तुम बहुत देर से इधर उधर देख रहे हो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? जिनजिंग ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वह यहाँ नहीं है।
तेज प्रताप ने कहा, क्योंकि वह प्रतिभागियों के बीच दक्ष को नहीं ढूंढ पाया था। मुझे बताओ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। मैं अपने पोते को ढूंढ रहा हूं, तेज प्रताप ने उसे उत्तर दिया। दक्ष, क्या तुम्हें विश्वास है कि वह यहाँ होगा? जिनजिंग ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। मैंने इस पर एक संभावना के रूप में विचार किया, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैंने उसका चित्र देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ है। तुम उस नकाबपोश लड़के के बारे में क्या सोचते हो? वह यहाँ एकमात्र व्यक्ति है जिसका चेहरा हमने नहीं देखा है, जिनजिंग ने धीमी आवाज में अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। ये संभव नहीं है। वो नकाबपोश लड़का गोल्ड कोर दायरे के चौथे चरण में था। जब मैंने उसे अखाड़े में प्रवेश करते देखा तो मैंने उसकी साधना की जांच की। तेज प्रताप ने इनकार में अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। वह चुप हो गई और 11वें स्क्रीन को देखने लगी। शुई साम्राज्य के क्राउन प्रिंस यू झांग को शुई साम्राज्य के सभी प्रतिभागियों में से दूसरे चरण में सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है। उन्हें 11वीं रैंक मिली थी और वे 490वीं रैंक के साधक से लड़ रहे थे। वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है, तेज प्रताप ने प्रिंस की ओर देखते हुए कहा। हाँ, यू झांग वाकई बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य से उसे राज्य और उसके सिंहासन की परवाह नहीं है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। कौन जानता है, ये समझना बहुत मुश्किल है कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी लड़ाई जो समाप्त होनी थी वो प्रिंस लू और उस लड़की के बीच की लड़ाई थी जिसे रैंक 499 मिली थी। जैसा कि सभी को पहले से ही उम्मीद थी, ये प्रिंस लू के लिए एक आसान जीत थी। जल्द ही सभी 20 लड़ाइयां समाप्त हो गईं और शीर्ष 20 रैंक वाले साधकों में से कोई भी नहीं हारा और भी लड़ाइयां जारी रहीं और जल्द ही सभी साधकों ने एक लड़ाई लड़ी। पहला चरण समाप्त हो गया है। अब शीर्ष 250 रैंक वाले खिलाड़ी आगे आकर मुकाबला करेंगे। लड़ाई का दूसरा चरण शुरू हुआ और जल्द ही ये भी खत्म हो गया। दक्ष के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी हार गया। 100 रैंक वाले साधक को छोड़कर कोई भी उच्च रैंक वाला साधक पराजित नहीं हुआ, जिसे 151 रैंक वाले साधक ने पराजित किया। अब हमारे पास लड़ाई के लिए 125 लोग हैं। चूंकि यह एक विषम संख्या है, इसलिए रैंक 1 को चौथे चरण में मुफ्त पास मिलेगा। यू दक्षाओं ने दूसरे दौर के खत्म होने के तुरंत बाद घोषणा की। अब हमारे पास लड़ाई के लिए 125 लोग हैं। चूंकि यह एक विषम संख्या है, इसलिए रैंक 1 को चौथे चरण में मुफ्त पास मिलेगा। यू दक्षाओं ने दूसरे दौर के खत्म होने के तुरंत बाद घोषणा की। बड़े यू, क्या मुफ्त पास का फैसला लॉटरी सिस्टम से नहीं होना चाहिए? पिछली परीक्षाओं में भी ऐसा ही होता था। राजकुमार लू ने यू दक्षाओं को देखते हुए अविश्वास भरे लहजे में कहा। यह निर्णय संप्रदाय गुरु द्वारा लिया गया था। यदि राजकुमार लू को इस निर्णय से कोई समस्या है, तो आप परीक्षा समाप्त होने के बाद संप्रदाय गुरु से बात कर सकते हैं, यू दक्षाओं ने सख्त लहजे में कहा। मुझे इस निर्णय से कोई समस्या नहीं है, राजकुमार लू ने नीचे देखते हुए कहा। मैं संप्रदाय गुरु के निर्णय के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? वह इस राज्य में सबसे शक्तिशाली साधक है। मैं पागल नहीं हो गया हूँ कि मैं उससे उसके निर्णय के बारे में बात करूँ, राजकुमार लू ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ सोचा। अगर आपको यह फैसला ठीक लगता है तो जल्दी से मंच पर आ जाइए। अब लड़ने की आपकी बारी है, यू दक्षाओं ने मंच से उतरते हुए कहा। लड़ाई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। का तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब साधकों ने रैंकिंग के लिए लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध का तीसरा चरण दूसरे चरण से अधिक समय तक चला, भले ही प्रतिभागियों की संख्या कम थी। तीसरे चरण में लड़ने वाले लोग परीक्षा के शीर्ष साधक थे।
दक्ष ने लड़ाइयों को बड़ी दिलचस्पी से देखा क्योंकि उसे स्वयं लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसने सभी लड़ाइयां देखी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा परवाह शुई साम्राज्य की लड़ाइयों की थी, खास तौर पर उन लोगों की लड़ाइयों की जिन्हें वह जानता था। तीसरा राउंड आखिरकार खत्म हो गया और शीर्ष 75 का फैसला हो गया। शुई साम्राज्य से बहुत कम लोग शीर्ष 75 में चुने जाने में कामयाब रहे थे। शीर्ष 75 में जिन लोगों को दक्ष जानता था वे क्रमशः रैंक 11 और रैंक 26 पर क्राउन प्रिंस यू झांग और किन रुओ थे। रैंक 51 डोंगक्सिन किंगडम से प्रिंस लैन था। 64वीं रैंक शुई से पहली राजकुमारी यू मियाओ की थी। रैंक 68 दूसरे राजकुमाराव। रैंक 71 तीसरे राजकुमार यू मिंग। रैंक 73 आयशा और रैंक 75 गु कबीले के युवा मास्टर गु नानली थे। शुई की दूसरी राजकुमारी और तीसरी राजकुमारी नताशा संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के तीसरे चरण को पास करने में असफल रही। तीसरे चरण में पराजित होने वालों को भी मौका मिलेगा। रैंक 76 से रैंक 150 तक के लोगों के बीच अलग अलग लड़ाइयां होंगी, जिसमें उनमें से शीर्ष 25 का निर्धारण किया जाएगा। वे रैंक 76 से रैंक 100 तक की रैंकिंग ले जाएंगे। इस प्रकार केवल 100 साधक ही पास होंगे। जो लोग तीसरे चरण में उत्तीर्ण हुए हैं वे पहले ही परीक्षा पास कर चुके हैं और अपनी पसंद के संप्रदाय चुन सकते हैं और वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। लेकिन उन्हें अभी भी आगे संघर्ष करना होगा क्योंकि हमें शीर्ष 75 की रैंकिंग तय करनी है। बेहतर रैंकिंग वाले लोगों को और भी बेहतर पुरस्कार पाने का मौका मिलेगा। यू दक्षाओ मंच पर आए और प्रतिभागियों से कहा। जो लोग तीसरे राउंड में हार गए थे वे एक बार फिर उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें एक और मौका मिला। ये फिर से विषम संख्या है, इसलिए रैंक 1 को एक बार फिर मुफ्त पास मिलेगा। यू दक्षाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और मुफ्त पास? दक्ष शेन तुम? राजकुमार लू ने गुस्से में अपना चेहरा विकृत करते हुए कहा। शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद वो खुद को शांत करने में कामयाब रहा। राजकुमार लू मंच की ओर चले, हालांकि उनका दिल अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। अरे, मैं शुई राज्य से गु नानली हूँ। तुम भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन तुम्हारी साधना दब जाने के कारण हम दोनों की ताकत समान है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रैंक छीन लूंगा, गु नानली ने मुस्कुराते हुए कहा और खंजर निकाल लिया। एक गोल्डन ग्रेड हथियार चमकता चाकू। ऐसा लगता है कि गु कबीले वास्तव में उसे एक अच्छा रैंक देना चाहते हैं। उन्होंने एक बच्चे को अपना खजाना हथियार दिया, तेज प्रताप ने धीरे से कहा और उसके चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान दिखाई दी। वो जीत नहीं सकता। क्या वो वास्तव में सोचता है कि प्रथम श्रेणी के राज्य के युवराज के पास कोई अच्छा हथियार नहीं है? इसके अलावा भले ही वे अभी एक ही साधना क्षेत्र में हो, उनके अनुभव और कौशल के बीच बहुत बड़ा अंतर है। शाही प्रमुख जिनजिंग ने इस मामले पर अपनी राय दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा एक चाकू मुझे हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में कुछ ताकत दिखाने की जरूरत है ताकि तुम लोग मुझे गंभीरता से लो, राजकुमार लू ने कहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रेसर या स्टेप्स? उसने अपनी चाल कौशल का इस्तेमाल करते हुए बड़बड़ाया। हालांकि साधना में प्रतिबंध के कारण उसकी गति शिखर से बहुत कम थी, फिर भी यह गु नानली के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज थी। जैसे ही गु नानली हमला करने के लिए तैयार हुआ, एक मुक्का उसके पेट पर लगा और वह बाहर गिर गया। वह दीवार से टकराया और उसके मुंह से रक्त निकला। कचरा, राजकुमार लू ने मंच से उतरते हुए कहा। रैंक 11 यू झांग ने रैंक 65 ली शियाओ के साथ मुकाबला किया। ये लड़ाई 5 मिनट से ज्यादा चली और फिर यू झांग ने जीत हासिल कर ली। रैंक 26 किन रुओ ने जुआन साम्राज्य के रैंक 50 साधक से लड़ाई की और जीतने में कामयाब रहे। रैंक 51 राजकुमार लैन ने जुआन साम्राज्य के रैंक 25 कल्टीवेटर को भी हराने में कामयाबी हासिल की थी और अब वह रैंक 25 पर था। प्रथम राजकुमारी यू मियाओ, द्वितीय राजकुमाराव और तृतीय राजकुमार नताशा को उनके विरोधियों ने पराजित कर दिया और वे अपने पुराने पद पर बने रहे। चूंकि अब हमारे पास 38 साधक हैं, इसलिए रैंक 1 दक्ष शेन रैंक 38 हु मान से लड़ेगा।
आखिरकार मैं बोर हो रहा था, दक्ष ने मंच की ओर चलते हुए कहा। उसका प्रतिद्वंद्वी एक भारी भरकम आदमी था जो 7 फीट से ज्यादा लंबा था। उसके पूरे शरीर में मांसपेशियां थीं। मैंने तुम्हारी पहली लड़ाई देखी है, तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन तुम मुझसे हार जाओगे। केवल एक ही रैंक 1 हो सकता है और वह मैं ही होऊंगा, मांसल आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान उभर आई। वह दक्ष की ओर भागा। उसकी काया के विपरीत वह आदमी वास्तव में बहुत तेज था। वह गोली की तरह भागा और उसने तुरंत दक्ष को पकड़ लिया। हड्डी तोड़ने वाली हथेली। जैसे ही वो दक्ष के पास पहुंचा, उसने उस पर हमला कर दिया। दक्ष ने भी मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी उस आदमी की हथेली से टकराई और वह आदमी 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मैं एक शरीर साधक हूँ। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए। हु मान ने अपने चेहरे पर अविश्वास की झलक के साथ कहा। क्या कोई नियम है कि सिर्फ तुम ही शारीरिक बनावट विकसित कर सकते हो? दक्ष ने हंसते हुए कहा और हु मान के पास आ गया। उसने हु मान की गर्दन पकड़ी और उसे रिंग के बाहर फेंक दिया। हु मान जमीन पर गिर गया और कुछ धूल उसके मुंह में चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी स्तब्ध भाव था। दिलचस्प है, हु कबीले को उनके शारीरिक साधना के लिए जाना जाता है। एक 16 वर्षीय लड़के के लिए बेहतर शारीरिक साधना होना। मैं इस लड़के की पहचान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। यू दक्षाओ ने लॉन्ग चेन की ओर देखते हुए कहा। राजकुमार लू ने अगली लड़ाई लड़ी और अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये दिखाना चाह रहा था कि उसके लिए इस तरह की लड़ाइयाँ जीतना कितना आसान है। रैंक 3 वू डुआन ने रैंक 36 मिंगियन से लड़ाई की और जीत हासिल की। इसी तरह रैंक 11 यू झांग ने रैंक 28 मिनहो के खिलाफ जीत हासिल की। रैंक 13 ताओ ली ने रैंक 26 किन रुओ से लड़ाई की और उसे हरा दिया। हालांकि किन रुओ हार गई, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था जब उसने देखा कि वह जीतने में असमर्थ है। रैंक 14 फू चाओ ने रैंक 25 राजकुमार लू के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 23 मिनट से अधिक समय तक चली लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की। अच्छी लड़ाई। 5वें राउंड में चौथे राउंड में जीतने वाले 19 प्रतिभागियों में से एक होगा। चूंकि हमारे पास फिर से विषम संख्या है, इसलिए रैंक 1 दक्ष शेन को एक और मुफ्त पास मिलेगा। यू दक्षाओ ने 5वें राउंड की घोषणा की। दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी जब उसने सुना कि उसे एक और मुफ्त पास मिल गया है, जबकि राजकुमार लू के चेहरे के भाव हर पल बदतर होते जा रहे थे। शीर्ष 10 का फैसला होते ही राउंड शीघ्र ही समाप्त हो गया। छठा राउंड अब आयोजित किया जाएगा। प्रथम रैंक दक्ष बनाम 10वीं रैंक यू झांग, द्वितीय रैंक प्रिंस लू बनाम 9वीं रैंक किंग, तृतीय रैंक वू डुआन बनाम 8वीं रैंक ताओ ली, चतुर्थ रैंक चू फैन बनाम 7वीं रैंक लू ली, 5वीं रैंक वांग चे बनाम 6ठी रैंक डोहू। दक्ष मंच पर चढ़े और उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह शुई साम्राज्य का पूर्व युवराज यू झांग था। तुमने यहाँ तक पहुंचकर अच्छा किया। तुम्हारे राज्य को तुम पर गर्व होना चाहिए, दक्ष ने भारी स्वर में कहा और उसने यू झांग को देखा। मैं राज्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा परिवार मेरा प्रदर्शन देखकर खुश होगा, यू झांग ने कहा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह अखाड़े में खड़े यू कबीले के सदस्यों पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। मैं राज्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा परिवार मेरा प्रदर्शन देखकर खुश होगा, यू झांग ने कहा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह अखाड़े में खड़े यू कबीले के सदस्यों की ओर देखे बिना नहीं रह सका। हालांकि आपकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने उन्हें पहले ही गौरवान्वित कर दिया है, दक्ष ने यू झांग को घूरते हुए कहा। मैं अभी तक पराजित नहीं हुआ हूँ, यू झांग ने अपनी जगह से चलते हुए कहा। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गया है, लेकिन बुजुर्ग और उच्च साधना वाले लोग उसकी हरकतें देख सकते थे। उस लड़के ने पवन सार को समझ लिया है। उसकी उम्र के हिसाब से यह बहुत अच्छी बात है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह दूसरे दर्जे के राज्य से होने के बावजूद इतनी अच्छी रैंक पा सकता है। यू दक्षाओं ने यू झांग को दिलचस्पी से देखा। यहाँ तक कि शाही प्रमुख जिनजिंग भी अखाड़े में लड़ाई देखकर खड़ी हो गई थी। तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लगता है कि तुम्हें पता नहीं था कि उसने पवन तत्व को समझ लिया है। हालांकि संभावनाएं कम है, फिर भी ये संभव है कि वह लड़का पवन के नियम को समझ ले, तेजप्रताप ने जिनजिंग से कहा जब उसने उसके हाव भाव देखे। यह इतना आसान नहीं होगा। कानून को समझना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हालांकि पृथ्वी के दायरे में घुसने के बाद कानून को समझना संभव है, फिर भी राज्य में कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ है। यह अपने आप में दिखाता है कि यह कितना मुश्किल है। साम्राज्यों में केवल कुछ दुर्लभ लोग ही कानून सीखने में कामयाब हुए हैं। जिनजिंग सीट पर बैठ गई और खुद को नियंत्रित किया। हम कभी नहीं जान सकते कि कोई क्या हासिल कर सकता है, कौन जानता है, शायद यू झांग उन दुर्लभ लोगों में से एक होगा, तेजप्रताप ने लड़ाई को देखते हुए हंसते हुए कहा। दिलचस्प, तुमने पवन सार सीखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे, लेकिन क्या ये वाकई इतना शानदार है? दक्ष मुस्कुराया और अपनी जगह से गायब हो गया। वास्तव में उसकी गति यू झांग से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। क्या एक और व्यक्ति जिसने पवन सार को समझ लिया? राक्षस। वह लड़का एक राक्षस है। एल्डर ये ने दक्ष की हरकत को देखते हुए अपने चेहरे पर एक हैरान करने वाली बात कही। ये सिर्फ पवन सार नहीं है, उसकी चाल ढाल भी उस लड़के से बेहतर है। मैं भी नहीं बता सकता कि वह चाल ढाल क्या है। उस लड़के के पास इतनी अपरंपरागत चाल ढाल कैसे हो सकती है? यू दक्षा और एल्डई के पास खड़ा था और युद्ध का अवलोकन कर रहा था। यू झांग स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसका हमला दक्ष पर होने वाला था, वह गायब हो गया। यू झांग ने रुककर पलटकर अपनी तलवार घुमाई। खटखटाहट। यू झांग की तलवार जब दक्ष के चाकू से टकराए तो एक धातु जैसी आवाज आई। चाकू एक गोल्डन ग्रेड कलाकृति थी जिसे दक्ष ने जुवान किंगडम के ट्रेजर पेविलियन की शाखा में लाया था। उसके पास जानवरों के राक्षसी कोर की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने कई उच्च स्तरीय जानवरों को हराया था, इसलिए उसे हथियार खरीदने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके राजा की तलवार को देखे, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि शुई साम्राज्य के लोग वहां मौजूद हो सकते हैं। वे उसे उसकी तलवार की वजह से पहचान सकते थे, इसलिए उसने हथियार के तौर पर एक चाकू खरीदा था। चाकू और तलवार टकराए और यू झांग एक कदम पीछे धकेल दिया गया। 9 आसमानों का प्रहार, यू झांग ने जोर से कहा और अपनी तलवार दक्ष की ओर घुमाई। दक्ष ने हमले को चकमा दिया। मैं संत तलवार के 7 रूपों का उपयोग नहीं कर सकता और मेरे पास कोई अन्य हथियार संबंधी मार्शल कौशल नहीं है। मैं अपने अन्य कौशल भी नहीं दिखाना चाहता। ऐसा लगता है कि मुझे उससे अन्य तरीकों से निपटना होगा, दक्ष ने सोचा और उसने हमले को चकमा दिया। उसने चाकू यू झांग के कंधे की ओर फेंका। यू झांग ने चकमा दिया, लेकिन जैसे ही चाकू उसके पास से गुजरा उसे खतरनाक एहसास हुआ। उसने एक तरफ देखा और मैं हार मानता हूँ, उसने कहा और अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी। दक्ष के हाथ में एक और चाकू था जो उसकी गर्दन से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसे पता था कि वह हार चुका है। यह एक अच्छी लड़ाई थी, दक्ष ने अपनी गर्दन से चाकू निकालते हुए कहा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसे 2 चाकू होंगे। दया दिखाने के लिए धन्यवाद, यू झांग ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसने थोड़ा झुका और फिर तलवार उठाई और अखाड़े से बाहर निकल गया। दूसरी और तीसरी लड़ाई भी समाप्त हो गई थी। दूसरे दर्जे के राजकुमार लू और तीसरे दर्जे के वू दुआन जीत गए थे। चौथी और 5वीं लड़ाई काफी लंबी चली, लेकिन अंततः विजेता का फैसला हो गया। चौथे रैंक के चू फैन और छठे रैंक के डोहू ने जीत हासिल की। अब डोहू 5वें रैंक पर थे। ठीक है, क्वार्टर फाइनल का समय आ गया है। चूंकि हम फिर से विषम संख्या पर हैं, इसलिए एक रैंक दक्ष शेन को एक और फ्री पास मिलेगा। रैंक 2 प्रिंस लू, रैंक 5 डो। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। वू से लड़ेंगे और रैंक 3 वू डुआन रैंक 4 चू फैन से लड़ेंगे, यू दक्षाओ ने घोषणा की। वो नकाबपोश लड़का वाकई बहुत भाग्यशाली है, उसे एक के बाद एक मुफ्त पास मिल रहे हैं, रॉयल चीफ जिनजिंग ने दक्ष की ओर देखते हुए टिप्पणी की। ठीक है, वो रैंक 1 है, बेशक उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार लू ने दक्ष को देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया। हर सेकंड उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वो मैदान में चला गया। मैच शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि डोहू ने बिना कोई वार किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। मैं अपनी ताकत जानता हूँ, मैं यहीं तक जा सकता हूँ, डोहू ने मंच से उतरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत समझदार हो, राजकुमार लू ने भी नीचे उतरते हुए कहा। तीसरे रैंक के वू डुआन की लड़ाई तुलनात्मक रूप से ज्यादा कड़ी थी क्योंकि दोनों ही लड़ाकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अंततः डुआन की जीत हुई। चूंकि हमारे पास फिर से विषम संख्या है, इसलिए प्रथम रैंक दक्ष शेन को एक और मुफ्त पास मिलता है, वह सीधे फाइनल में पहुंच जाता है। रैंक 2 प्रिंस लू और रैंक 3 वू डुआन के बीच दूसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा, यू दक्षाओ ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे समय में उसे प्रिंस लू के चेहरे पर झुंझलाहट देखकर भी मजा आ रहा था। राजकुमार लू कुछ बोले बिना सीधे मंच पर चढ़ गए। वू डुआन उनके पीछे पीछे मंच पर आया। मैं पहले से ही बुरे मूड में हूँ, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, राजकुमार लू ने भारी स्वर में कहा और वू डुआन को देखा। मुझे खेद है, लेकिन मैं आत्मसमर्पण करने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूँ, वू डुआन ने जवाब दिया और उसने अपनी भारी तलवार को कसकर पकड़ लिया। जैसी आपकी इच्छा, राजकुमार लू ने कहा। उसके चेहरे पर क्रोध के बादल छा गए। ज्वलंत वज्र हथेली, राजकुमार लू ने अपने आक्रामक मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए जोर से कहा। एक हथेली जो आग से बनी हुई लग रही थी, राजकुमार लू के सामने बनी और वू डुआन की ओर बढ़ी। वू डुआन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने उस हमले की शक्ति को महसूस किया। टाइटन का प्रहार, उसने जोर से दहाड़ते हुए अपनी तलवार को आग की ओर घुमाया। तलवार से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और हथेली से टकराई। आग की लपटें हर जगह फैलते ही हथेली 2 हिस्सों में कट गई। ये खत्म हो गया, वू डुआन ने आग से बाहर आते ही कहा और अपनी तलवार से राजकुमार लू पर हमला कर दिया। तुम सही हो, ये खत्म हो गया है, राजकुमार लू ने मुस्कुराते हुए कहा और वू डुआन के हमले को चकमा देकर उसकी तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में आग से बनी एक तलवार प्रकट हुई जिससे उसने वू डुआन के हाथों पर वार किया। एक धातु जैसी आवाज आई और उसके बाद एक दर्दनाक चीख निकली जब वू डुआन की तलवार उसके हाथ के साथ जमीन पर गिर गई। मेरा हाथ, वू डुआन दर्द से कराह उठा क्योंकि उसका हाथ राजकुमार लू द्वारा काट दिया गया था। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं लड़ाई में बहुत ज्यादा उलझ गया। वैसे भी यह मेरी जीत है ना? क्या तुम अब मंच से उतर सकते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच कोई देरी हो, प्रिंस लू ने मुस्कुराते हुए कहा और वू डुआन को देखा। संप्रदाय के सेवक आए और वू डुआन को उसके कटे हुए हाथ के साथ इलाज के लिए ले गए। भीड़ में से कई लोगों के चेहरे पर राजकुमार लू के क्रूर हमले को देखकर उदासी छा गई, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। दक्ष शेन, बहुत हो गए मुफ्त पास, अब तुम और नहीं छिप सकते, स्टेज पर आओ और इसे खत्म करते हैं, राजकुमार लू ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने दक्ष की ओर देखा। उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से भरी थी। अरे सावधान रहो, जैसे तुमने वायु तत्व को समझा है वैसे ही राजकुमार लू ने ज्वाला तत्व को समझा है। उसने अपने अंतिम हमले में इसका इस्तेमाल किया, उसकी ज्वालाएं और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। जैसे ही दक्ष मंच पर जा रहा था, एल्डर यी उसके पास गए और उसे धीमी आवाज में बताया, धन्यवाद एल्डर यी, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, दक्ष ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा और अखाड़े की ओर चला गया। धन्यवाद।
एल्डर यी, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, दक्ष ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा और अखाड़े की ओर चला गया। तुम उस व्यक्ति के लिए बहुत आशावादी लगते हो जो मेरे पैरों तले कुचला जाने वाला है, राजकुमार लू ने नकाबपोश लड़के को देखते हुए हंसते हुए कहा। खैर, मैं बस खुश हूँ कि मुझे पीछे नहीं हटना पड़ेगा, चूंकि आपने मुझे दिखाया है कि लड़ाई में दूसरों को चोट पहुंचाना जायज है, इसलिए मैं पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ, दक्ष ने राजकुमार लू के सामने खड़े होकर हंसते हुए कहा। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, अगर दक्ष यहाँ होता तो मुझे उसका प्रदर्शन देखना अच्छा लगता, तेज प्रताप ने नकाबपोश लड़के को देखते हुए कहा। लड़का वाकई प्रतिभाशाली है, मुझे आश्चर्य है कि वह किस राज्य से है, उसका परिवार वाकई धन्य है कि उसे ऐसा बच्चा मिला है, रॉयल चीफ जिनजिंग ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो उसकी पहचान के बारे में सोच रही थी। हाँ, उसके पिता और माँ बहुत प्रतिभाशाली होंगे, तभी तो उन्हें ऐसा बच्चा मिला होगा, तेज प्रताप ने आगे कहा। बहुत हो गई बात, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, राजकुमार लू ने भारी स्वर में कहा, उसके हाथ में लाल तलवार थी। एजटेक का वार, उसने ऊंची आवाज में कहा और उसकी तलवार की धार आग से जलने लगी। उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई और नीचे वार किया। आग की एक ऊर्ध्वाधर चाप दक्ष की ओर बढ़ी। आग की धधकती चाप दक्ष की ओर बढ़ते हुए विनाश का मंजर छोड़ गई। जैसे ही धधकती आग का पहला चाप उसकी तलवार से निकला, राजकुमार लू ने अपनी तलवार से क्षैतिज वार किया, क्योंकि आग का दूसरा धधकता चाप लॉन्ग चेन की ओर बढ़ रहा था। लॉन्ग चेन की ओर बढ़ते हुए इसने जोड़ का आकार बनाया। अच्छा हमला, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही आग दक्ष के पास पहुंची, वो आसमान में ऊंची छलांग लगाकर कुछ मीटर आगे उतरा, लेकिन तब तक लपटें उसके पास से गुजर चुकी थी। एल्डर यू दक्षाओ अखाड़े के बाहर खड़े थे। उन्होंने एक ढाल बनाई और अखाड़े में मौजूद अन्य लोगों पर पड़ने वाली आग की मुस्कान को रोका। वास्तव में उसकी आग में एक ज्वाला सार छिपा हुआ है। यू दक्षाओ ने अपनी ढाल पर बनी दरार को देखते हुए बड़बड़ाया। उसने राजकुमार लू की ओर बड़ी दिलचस्पी से देखा। वो इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है? क्या उनकी साधना आत्मा स्थापना क्षेत्र के प्रथम चरण तक ही सीमित नहीं है? चीफ जिनजिंग ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से तेज प्रताप से पूछा। बेशक उनकी साधना प्रतिबंधित है, लेकिन सार और नियम साधना के अंतर्गत नहीं आते। उनकी साधना अभी कम है, लेकिन उनके संबंधित तत्वों की उनकी समझ काफी अच्छी है। यही कारण है कि दक्ष सेन आत्मा स्थापना क्षेत्र के केवल 5वें चरण पर होने के बावजूद इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है। इसी तरह राजकुमार लू का हमला यू दक्षाओं की ढाल में दरार पैदा करने में सक्षम था। ये सब उनके द्वारा सीखे गए सार के कारण है, तेज प्रताप ने जिनजिंग को समझाया, क्योंकि वह बड़ी दिलचस्पी से लड़ाई देख रहा था। दक्ष ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया, क्योंकि उसने अपने दिमाग के सार के साथ साथ सांसारिक सम्राट प्रभाव का इस्तेमाल किया। वह दूसरों की नजरों से ओझल हो गया और राजकुमार लू के पीछे दिखाई दिया। उसने अपना चाकू राजकुमार लू की पीठ पर मारा, लेकिन इससे पहले कि उसका चाकू उसके पास पहुंच पाता, दक्ष के चारों ओर आग की एक अंगूठी दिखाई दी। राजकुमार लू ने अपने और दक्ष के बीच कुछ दूरी बना ली और पीछे हट गए, जबकि दक्ष आग के घेरे में फंस गया था। मेरे जाल में फंसने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हें जलना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, तभी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ऐसा मत सोचो कि तुम मेरी आग से बच सकते हो। मैंने उस अग्नि वलय को बनाने के लिए अपनी ज्वाला सार का उपयोग किया है। तुम्हारी साधना प्रतिबंधित होने के कारण इससे बच पाना असंभव है। यहाँ तक कि तुम्हारा वायु सार भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार लू ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। वह आग को पूरे जोर से जलते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रही। मैं देखूंगा कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, वो आग को घूरते हुए हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ज्वाला सार मुझे रोक सकता है? ना समझ, तुमने ज्वाला सार सीख लिया होगा।